नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि बेहतर होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे इतिहास में से मौर्योत्तर काल, और मौर्योत्तर काल के अंतर्गत विदेशी आक्रमण यानी कि विदेशी आक्रांताओं के बारे में आज हम बात करेंगे। जिन विदेशी आक्रांताओं के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं उनमें हिंद यवन शासक, शक शासक और पहलव शासक विशेष रूप से उल्लेखनीय होगा। हालांकि इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण हिंद यवन और शक शासक हैं, फिर भी परीक्षा के दृष्टिकोण से हमें पहलव शासक को भी पढ़ना होगा। इसके अलावा विदेशी आक्रमण के पार्ट 2 में हम लोग कुषाणों के आक्रमण को देखेंगे, जो कि एक अलग टॉपिक बनकर के आपके बीच में आएगा। इसलिए बिल्कुल घबराना नहीं है। मौर्योत्तर काल विदेशी आक्रमण पार्ट 1 में हिंद यवन शासक, शक शासक और पहलव शासक के बारे में आज हम लोग विस्तार से परिचर्चा करेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बीच में कई सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी डिस्कस करेंगे। तो अपनी क्लास को मैं आगे बढ़ाऊं कि उससे पहले जो इन्फॉर्मेशन आपके बीच में होता है, जिसे सुन करके आप लोग लगातार नाराज होते रहते हैं, लेकिन बार बार मैं उस इन्फॉर्मेशन को आपके बीच में रखता हूं, तो थोड़ा सा बिल्कुल नाराज नहीं होंगे और हर बार की तरह माफ करते हुए चलेंगे। सबसे पहले तो मोस्ट वेलकम शशांक आईएएस। अपने सभी विद्यार्थियों का शशांक आईएएस की तरफ से मैं शशांक पाठक हृदय की गहराइयों के साथ स्वागत करता हूं और यहां पर असीम शुभकामनाओं और आपके सहयोग प्रयास से डे टू डे बेहतर करने का प्रयास। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक जिस किसी भी विद्यार्थी ने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, वह विद्यार्थी शशांक आईएएस के इस एप्लीकेशन को ठीक नीचे ट्रिगर एग्जाम लिखा हुआ है, डाउनलोड कर ले और इस इमेज को विशेष रूप से ध्यान में रखें, यानी कि डाउनलोड माय एंड्रॉयड ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आज ही आप गूगल प्ले स्टोर से शशांक आईएएस की इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। सहज और सरल तरीके से इतिहास की विषय वस्तु को हम लोग देखेंगे। इसके अलावा और भी इंफॉर्मेशन है भाई, यहां पर आप देखिए डेली की तरह ये भी इंफॉर्मेशन है कि शशांक आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इतिहास एक समग्र अध्ययन का कोर्स चल रहा है, जिसकी जो कोर्स ड्यूरेशन की बात है, समयावधि की बात है, तो 4 मंथ्स, जिसके अंतर्गत आपको प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, भारतीय कला और संस्कृति के साथ साथ विश्व इतिहास के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर परिचर्चा की जाएगी। इस पूरे कोर्स की फीस 1199 रुपए है, लेकिन अगर आप वन टाइम पेमेंट करते हैं तो मात्र 999 रुपए। और जो विद्यार्थी 999 रुपए भी वन टाइम पेमेंट करने में सक्षम नहीं है, उनके लिए पर मंथ 300 रुपए। तो यहां पर आप इस चीज को देख सकते हैं बेहतर, सहज और सरल तरीके से। मैं नहीं कहता, हमारे विद्यार्थी इस बात को कहते हैं कि सरलतम तरीके से अपनी क्लास को जो है आपके बीच में रखा जाता है। तो आज जुड़िए और बेहतर करने का प्रयास करते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर 8010045904 या फिर कॉलिंग नंबर 9140901577 पर कॉल कर सकते हैं। 24/7 कभी आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, रिप्लाई जरूर होगा। चलिए अब हम लोग मौर्योत्तर काल के अंतर्गत विदेशी आक्रांताओं की सीरीज लेकर के आपके बीच में आए हैं, जो कि एक क्रमिक इतिहास की परंपरा को आपके बीच में रखता है। तो आइए अब देर नहीं करते हैं और अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जी हाँ, मौर्योत्तर काल विदेशी आक्रमण। मौर्योत्तर काल के टाइम पीरियड को मैं बार बार लिखते हुए चलता हूं, इसलिए मैं यहां पर भी लिख देता हूं। लगभग 200 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईसा पूर्व से लेकर के आप देखेंगे 300 ईस्वी तक का जो शासन काल रहा है भारत में, वह मौर्योत्तर काल के रूप में जाना जाता है। तकरीबन भाई 500 वर्षों का इतिहास मौर्योत्तर काल में। और हमने पहली कक्षा से ही आपको इस बात को बताया, पहले कक्षा कार्यक्रम के दौरान ही मैंने आपको बताया कि मौर्योत्तर काल में एक तरफ जहां पर हिंदुस्तान की क्षेत्रीय शक्तियों का अभ्युदय हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ उनके पैरेलल, उनके समानांतर विदेशी आक्रांताओं का भारत में आक्रमण हो रहा है। जिन क्षेत्रीय शक्तियों में हम लोगों ने शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश और चेदी वंश को देखा था, वहीं पर उनके पैरेलल समानांतर विदेशी आक्रांताओं में हिंद यवन शासक, शक शासक, पहलव शासक और कुषाण को देखेंगे। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि आपको बातों को समझते हुए चलना है। कई बार विद्यार्थी हमारे परेशान हो जाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, चेदी वंश, इन सबका शासन काल कब रहा, कब हिंद यवन आ गए, शक आ गए, पहलव आ गए, कुषाण आ गए। तो यहां पर परेशान नहीं होना है, दोनों पैरेलल चल रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने शुंग वंश, उसके बाद कण्व वंश, सातवाहन वंश, चेदी वंश के बारे में बात की, और अब हम लोग जो है उन्हीं के समानांतर चल रहे विदेशी आक्रांताओं के बारे में बात करेंगे, जो कि भारत पर आक्रमण करते हैं। सत्ता और सरलता मेरी पहचान आपकी संस्था की। चलिए हम और आप आगे बढ़ते हैं और हिंद यवन शासकों से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। हिंद यवन शासक, देखिए हिंद और यवन दो महत्वपूर्ण शब्द यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। आप यहां पर देखेंगे हिंद और यवन,
दरअसल मैं आपको बता दूं, अगर यहां पर इसे हम लोग भारत के संदर्भ में देखें तो हमारे विद्यार्थी ज़्यादा सहज होंगे। दरअसल ये जो पार्ट है आपका, यहां पर आप देखिए इस चीज़ को, ठीक है। मैं एक सामान्यतः मान लेता हूं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, अब हुआ क्या, कहानी इस तरह से हुई। आपको याद होगा कि जिस समय भारत में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था और मगध साम्राज्य में नंद वंश का शासन था, बात को बड़ी बारीकी से याद रखना कि जब नंद वंश का शासन था और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद जिस समय मगध में शासन कर रहा था, उस समय एक यवन आक्रांता 326 ईसा पूर्व में भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पर कदम रखता है और वहां के कई क्षेत्रीय शक्तियों को पराजित करके अपने नियंत्रण में लेता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सिकंदर महान की, और आप भी सिकंदर को ही समझ रहे होंगे। अब आपको लगता है कि सर सिकंदर महान क्यों कह रहे हैं? सिकंदर को मैं सिकंदर महान इसलिए कहता हूं कि भले वो आक्रांता था, धरा को रक्त रंजित किया, लेकिन एक ऐसा सेनापति था जो अपने जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारा था। इसलिए सहसा हमारे मन से और शब्दों से ये बातें निकल करके आपके बीच में आ जाती हैं। खैर, आप अपनी सुविधा से कुछ भी कह सकते हैं, बट मैं भी आपके साथ सिकंदर ही कहूंगा। तो सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण किया 326 ईसा पूर्व में, और आपको पता है कि सिकंदर मात्र 19 महीने हिंदुस्तान की धरती पर रहा और उसके बाद वह हिंदुस्तान से वापस चला जाता है ब्यास नदी से वापस होकर के, और 323 ईसा पूर्व के आसपास बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब सिकंदर हिंदुस्तान से वापस जा रहा था तो जो सीमावर्ती राज्य थे, हमने आपको क्लास में बताया था कि उसने अपने राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित कर दिया और उन प्रांतों में अपने अधीन शासकों को रखा जिन्हें क्षत्रप कहा गया। क्या कहा गया? जिन्हें क्षत्रप कहा गया। तो कहा जाता है कि सिकंदर के जाने के बाद वे क्षत्रप जो है भारत के सीमावर्ती राज्यों में शासन कर रहे थे। कुछ तो भारत के ही शासक थे जो उसकी अधीनता स्वीकार कर लिए थे, लेकिन जब नंद वंश का समापन हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य शासक बनता है तो चंद्रगुप्त मौर्य जो क्या करता है, इन सभी क्षत्रपों को, यानी कि जो विशेष करके यूनानी थे, इनको हिंदुस्तान से बाहर का रास्ता दिखा देता है। कहां का रास्ता दिखा देता है? बाहर का रास्ता। और ये चले जाते हैं अफगानिस्तान के बॉर्डर एरिया पर, ठीक है, भारत वाले बॉर्डर पर नहीं, ठीक है, लास्ट वाले बॉर्डर पर, और यहां आकर के बस जाते हैं। और ये जो जगह है अफगानिस्तान का, इसे बोला जाता है, आप भी सुंदर अक्षरों में लिख लें भाई, बैक्ट्रिया, ठीक है। तो यहीं पर आकर के ये यवन जो थे वो क्या बस गए, क्या कर गए भाई? बस गए। अब ये यवन जो थे वो हिंदुस्तान वाले यवन थे ना, शुरू वाले यवन नहीं थे, हिंदुस्तान वाले यवन थे, इसीलिए इनको हिंद यवन कहा गया। क्या कहा गया? हिंद यवन। तो भाई हिंदुस्तान वाले यवन थे, इनको चंद्रगुप्त मौर्य ने खदेड़ दिया था, आकर के बैक्ट्रिया में बस गए, और उधर भी आकर के कुछ लोग बस गए थे, तो ये हिंद यवन थे। तो इन्हीं का आक्रमण जो है अब दोबारा से हिंदुस्तान पर होगा। यानी कि मौर्य वंश के पतन के बाद जब हिंदुस्तान में क्षेत्रीय शक्तियों का अभ्युदय हुआ, यानी कि शुंग वंश का शासनकाल प्रारंभ होता है, कर्ण सातवाहन चेदी वंश का शासनकाल प्रारंभ होता है, उसी समय बैक्ट्रिया के जो हिंद यवन थे उनको अपने साम्राज्य की याद आई कि हिंद जो है भारत का पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत कहीं न कहीं हमारे नियंत्रण में था। और इस तरह से आप देखेंगे कि आक्रमण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यहां तक की बात आप सहजता से समझ पाए कि नहीं? क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि हमारा कोर्स भले ही थोड़ा सा लेंदी चलेगा, लेकिन हम चाहेंगे कि आप किसी भी पॉइंट को, किसी भी टॉपिक को जब आप उसकी गहराई से समझते हैं, उसकी यथास्थिति, उसकी विषय वस्तु को जब आप समझते हैं, जब भी आपके दिमाग में वो बातें लंबे समय तक बन पाती हैं और आप जोड़ पाते हैं और फिर आप उसकी डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक व्याख्या कर पाते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो आक्रमण होगा हिंद यवन, तो हिंद यवन कौन थे? ये हिंदुस्तान में रहने वाले यवन थे जिनको हिंदुस्तान से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था साहब, और दोबारा से अब वो इस क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाने के लिए भारत पर आएंगे। तो यहां पर आप देखिए हिंद यवन आक्रमण, ठीक है। तो चलिए हम लोग महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहां पर एक पॉइंट्स और मैं आपको बता दूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हिंद यवन आक्रमण में जो आक्रमण हुआ हिंद यवन का, इस वाले बिंदु पर आप देखिए, मैं दोबारा से लिखता हूं, पहले यहीं पर देख लीजिए। प्रथम आक्रमण, प्रथम आक्रमण, तो ध्यान रखना है, प्रथम आक्रमण जो था वो डेमेट्रियस प्रथम के शासनकाल में हुआ।
डेमेट्रियस प्रथम। तो डेमेट्रियस प्रथम पहला हिंद यवन आक्रमणकारी था जिसने भारत की सीमा पर आक्रमण किया। इसका जो है समय काल अगर देखा जाए तो तकरीबन 220 ईसा पूर्व से लेकर के, भाई हमें भी याद नहीं रहता है, हमें भी आपकी तरह ही पॉइंट आउट करना पड़ता है, 175 ईसा पूर्व। लेकिन इसका शासन काल अगर देखा जाए तो 183 ईसा पूर्व में आक्रमण, यानी कि आक्रमण कब किया इसने आक्रमण किया 183 बीसी में। चलिए 183 ईसा पूर्व में डेमेट्रियस प्रथम भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पर आक्रमण करता है। कहां पर आक्रमण करता है? भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत। जब भी पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत की बात आए साहब तो आप यहां पर देख लीजिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो क्षेत्र था, विशेष करके राजस्थान का भी क्षेत्र आप वहां पर देख सकते हैं, ठीक है, विशेष करके पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो डेमेट्रियस प्रथम हिंद यवन आक्रांता था जिसने भारत पर आक्रमण किया। यवन नहीं, हिंद यवन। देखिए कई बार क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बनता है और हमारे विद्यार्थी लापरवाह हो जाते हैं। यवन आक्रमणकारी और हिंद यवन आक्रमणकारी में बहुत अंतर है। यवन आक्रांता, प्रथम यवन आक्रांता के रूप में सिकंदर का नाम लिया जाएगा, लेकिन प्रथम हिंद यवन आक्रांता की अगर बात की जाए तो डेमेट्रियस प्रथम का नाम लिया जाएगा जिसने 183 ईसा पूर्व में आक्रमण किया, जबकि सिकंदर 326 ईसा पूर्व में जो है पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पर पहुंचता है। तो एक लंबे अरसे के बाद 183 ईसा पूर्व में आप देखेंगे हिंद यवन शासकों का आक्रमण हुआ जिनमें डेमेट्रियस प्रथम है। कहा जाता है कि डेमेट्रियस प्रथम भारत पर आक्रमण किया 183 ईसा पूर्व में, और आक्रमण करने के बाद क्या किया? यहां पर अधिकार किया। कहां पर? पंजाब पर अधिकार किया। तो पंजाब पर इसने अधिकार कर लिया। साहब बात को बड़ी बारीकी समझना, पंजाब पर अधिकार किया और राजधानी किसको बनाया? साकल यानी कि सियालकोट, जो आज का सियालकोट है, साकल को राजधानी बनाया। क्या बनाया भाई? राजधानी बनाया। मजेदार बात तो तब है जब आपको अब यहां पर समझने को मिलेगा, इसने साकल को अपनी राजधानी बनाया। अच्छा एक बात और मैं बता दूं, डेमेट्रियस प्रथम के बारे में कहा जाता है कि यह जो है हिंदुस्तान में यूनानी तथा खरोष्टी लिपियों वाले सिक्के चलाए। यूनानी तथा खरोष्टी लिपियों वाले सिक्के चलाए। खरोष्टी लिपियों वाले सिक्के चलाए। हमारे बहुत सारे विद्यार्थी खरोष्टी लिपियों वाले सिक्के चलाए, परेशान हो जाते होंगे कि शशांक सर को लाइव नहीं देख पा रहे हैं। बस घबराना नहीं, मैं भी उसी तरह से परेशान रहता हूं। खरोष्टी लिपियों वाले सिक्के चलाए, ठीक है, स्वर्ण के भी थे। तो आपको यहां पर देखना है कि इसने जो है पंजाब पर अधिकार कर लिया और सियालकोट को भी राजधानी बनाई। कहा जाता है कि जिस समय डेमेट्रियस प्रथम हिंदुस्तान के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पर अपना अधिकार किए हुए है, पंजाब के क्षेत्रों पर अपना अधिकार किए हुए, सियालकोट को अपनी राजधानी बनाकर शासन सत्ता को चला रहा है, उसी समय आप देखेंगे बैक्ट्रिया में आंतरिक विद्रोह हो जाता है। बैक्टीरिया में विद्रोह हो गया। किसके समय में? डेमेट्रियस प्रथम के समय में। कहां विद्रोह हुआ भाई? जबरदस्त विद्रोह हुआ। कहां पर विद्रोह हुआ? बैक्ट्रिया में। बैक्ट्रिया में विद्रोह हो गया। और विद्रोह किसने किया? विद्रोह किया यूक्रेटाइडस ने। विद्रोह किसने किया? यूक्रेटाइडस ने विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया भाई? विद्रोह कर दिया। मतलब जिस समय हिंदुस्तान में डेमेट्रियस प्रथम शासन कर रहा है उस समय बैक्ट्रिया में यूक्रेटाइडस के नेतृत्व में विद्रोह हो गया और परिणाम यूक्रेटाइडस ने बैक्ट्रिया पर अधिकार कर लिया। परिणाम क्या हुआ साहब? कौन बताएगा? परिणाम विजय। अब जब इसने बैक्ट्रिया पर अधिकार कर लिया, जब यूक्रेटाइडस ने बैक्ट्रिया पर अधिकार कर लिया, अब इसके बाद यूक्रेटाइडस भी जो है या यूक्रेटाइडिस भी जो है अब भारत की तरफ बढ़ेगा। यानी कि अब देखिए भारत में दो हिंद यवन हो जाएंगे, एक तो डेमेट्रियस प्रथम और एक दूसरा होगा यूक्रेटाइडस। तो जब डेमेट्रियस प्रथम भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित किए हुए था, यहां पंजाब के क्षेत्रों पर अपना अधिकार किए हुए था, तो उस समय उसके अपने नेटिव स्टेट बैक्ट्रिया में यूक्रेटाइडस नामक एक व्यक्ति ने जो है क्या कर दिया, वहां पर वह जो है विद्रोह कर दिया और वहां पर इसकी शासन सत्ता को हटा दिया। और उसके बाद खुद अब सेना नायक के रूप में वह आगे बढ़ने लगा और भारत की सीमा की तरफ पहुंचेगा। इस तरह से हिंद यवन शासक की अगर हम बात करें तो यहां पर दो हिंद यवन शासकों को देखना पड़ेगा, एक तो डेमेट्रियस प्रथम का परिवार और दूसरा यूक्रेटाइडस का परिवार।
और यहीं पर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यूक्रेटाइडस कहां से आ गया, अरे भाई यूक्रेटाइडस कहां से आ गया, डेमेट्रियस कौन था, डेमेट्रियस कौन था। तो घबराना नहीं है, दोनों हिंद एवन थे। तो अब हम लोग हिंद एवन में इन दोनों को पढ़ेंगे। यूक्रेटाइडस की बात करते हैं तो यूक्रेटाइडस जब हिंदुस्तान में आएगा तो अपनी राजधानी कहां पर बनाएगा भाई, यूक्रेटाइडस अपनी राजधानी तक्षशिला, तक्षशिला पर, ये तक्षशिला में अपनी राजधानी बनाएगा, और ये सियालकोट, यानी दोनों पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पर। चलिए अब एक तरफ यूक्रेटाइडस के वंश को देखेंगे और दूसरी तरफ डेमेट्रियस के वंश को देखेंगे हिंदुस्तान में, और उसके बाद हिंद एवं शासकों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा और भारतीयों का इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, इन सब पर विचार से परिचर्चा करेंगे। रिकॉर्डेड क्लास है, रात को 9 बजे लाइव होनी है, और हमारे बहुत सारे विद्यार्थी लाइव होकर के क्लास को देखेंगे। जरूर आप अपने कमेंट्स को करेंगे। और एक बात मैं और आपको बता दूं, जिस समय आप क्लास को लाइव देख रहे होंगे, इस रिकॉर्डेड क्लास को जिस समय आप लाइव देख रहे होंगे, उस समय मैं खुद आपके साथ इस क्लास को लाइव देख रहा हूंगा, और आपके द्वारा किए गए कमेंट्स पर मैं जवाब दूंगा। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, मेहनत करो और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। हर क्षण रुकना नहीं, झुकना नहीं, आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि पतझड़ के बाद साहब बसंत आना है। तो इस चीज को ध्यान रखना है, यही काम अपने को बेहतर करते हुए आगे चलना। चलिए हम लोग बहुत ज़्यादा इधर उधर विस्तार में नहीं जाएंगे, अपने टॉपिक पर बात करते हैं। तो दोबारा से मैं हिंद यवन लिखता हूं, हिंद यवन, और हिंद यवन में अब 2 वंश के लोग शासन करेंगे। एक तो मैं लिख रहा हूं डेमेट्रियस का वंश, अब हमारे विद्यार्थी समझ गए होंगे, डेमेट्रियस, डेमेट्रियस का वंश, और दूसरी तरफ भाई, दूसरी तरफ यूक्रेटाइडिस, यूक्रेटाइडिस का वंश। तो एक तरफ डेमेट्रियस का वंश, दूसरी तरफ यूक्रेटाइडिस का वंश। तो यहां पर आपको विशेष रूप से इस बात को ध्यान देना होगा। अब हम लोग डेमेट्रियस के वंश की बात करते हैं, तो यहां पर आप देखेंगे राजधानी, राजधानी मैं दोबारा से लिख देता हूं, वैसे आप सभी को पता है। बताइए राजधानी कहां है भाई, सियालकोट, सियालकोट यानी कि साकल, ठीक है। इस वंश का महान शासक कौन था, महान शासक कौन सा विद्यार्थी हमारा बताएगा। इस वंश का महान शासक मिनांडर, 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 याद आया कि नहीं आया। इस वंश का महान शासक मिनांडर था, जो 165 ईसा पूर्व से लेकर के तकरीबन 145 ईसा पूर्व के मध्य शासन किया। तो महान शासक कौन था, मिनांडर था। भाई मिनांडर के बारे में हम लोगों ने बात की है, इससे पहले भी हम लोगों ने मिनांडर के बारे में बात की थी, आपको याद आ रहा है। जी हां, जब हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे, वहां पर बौद्ध साहित्य की चर्चा हमने की थी, और एक बौद्ध साहित्य है मिलिंद पन्हु। कितने लोगों को याद है, मैं सबका कमेंट देखूंगा, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना। मिनांडर जो कि एक महान शासक हुआ, ठीक है, हिंद एवं शासक हुआ। जब हम लोग बौद्ध साहित्य पढ़ रहे थे, तो मिनांडर के साथ एक और बौद्ध भिक्षु थे जिनका संवाद हुआ था, और उस संवाद को उस बौद्ध भिक्षु के द्वारा, बौद्ध ज्ञाता के द्वारा जो है एक पुस्तक में लिखा गया। उस पुस्तक का नाम था मिलिंद पन्हु, मिलिंद पन्हु। और इस मिलिंद पन्हु की रचना किसने की थी भाई, मिलिंद पन्हु की रचना किसने की थी, नागार्जुन, यानी कि नागसेन। तो नागसेन आपको ध्यान देना है, ये वाले नागार्जुन नहीं है, ध्यान देना, ये नागसेन, बल्कि नागार्जुन की जगह पर नागसेन लिखिए। कुछ किताबों में नागार्जुन दिया हुआ, नहीं तो नागसेन ही दिया हुआ है। तो बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिनांडर के बीच में, और मिनांडर के बीच में संवाद है, ठीक है। और कहा जाता है कि बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिनांडर के बीच में जो संवाद हुआ, उसका परिणाम यह हुआ कि मिनांडर जो है बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, और तुरंत हाथ जोड़कर कहा, नागसेन बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। उन्होंने कहा बेटा धम्मम शरणम गच्छामि, यानी कि सब शरण में आ जाओ। और इसने जो है क्या किया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। क्या किया भाई, मिनांडर बौद्ध धर्म को अपना लिया। किसको अपना लिया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। इन सब चीजों को आपको भाई विशेष रूप से ध्यान देना होगा। कहा जाता है कि इसने गंगा यमुना के दोआब पर आक्रमण किया था। किसने, मिनांडर ने। कहां है मिनांडर, तुरंत पकड़ो इसको, यहां पर है।
तो मिनांडर जो है गंगा यमुना, ठीक है, गंगा प्लस यमुना, गंगा यमुना दोआब पर नियंत्रण, दोआब पर मतलब नियंत्रण नहीं किया था, आक्रमण किया था, सीधे सी बातें लिखना है, इतना ज्यादा तारीफ नहीं इनकी कर देनी है। और दूसरा कौशांबी जो कि इलाहाबाद के समीप है, कौशांबी के रेह नामक जगह से इसका एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो मिनांडर का कौशांबी, कौशांबी के रेह नामक स्थान से अभिलेख प्राप्त, अभिलेख प्राप्त। अभी हम लोग बहुत कुछ बात पढ़ेंगे। तो यहां पर हिंद यवन में डेमेट्रियस वंश का सबसे प्रतापी शासक मिनांडर था, जिसको मिलिंद के नाम से जाना जाता है, जिसको नागसेन नामक बौद्ध भिक्षु से मुलाकात होने के बाद जबरदस्त संवाद हुआ, और उस संवाद को जिस पुस्तक में संकलित किया गया उसे मिलिंद पन्हों के नाम से जानते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस मिलिंद पन्हों में जो है ये वर्णन किया गया है कि मिनांडर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है और बौद्ध बन जाता है। तो यहां पर आप देखेंगे। अब हम चलते हैं यूक्रेटाइडिस वंश के बारे में। चलिए भाई, दूसरा जो यूक्रेटाइडिस वंश, इस पेज पर आते हैं। यूक्रेटाइडिस वंश, यूक्रेटाइडिस या यूक्रेटाइडिस कुछ भी लिख सकते हैं, यूक्रेटाइडिस वंश। इनकी राजधानी कहां है भाई? राजधानी कहां है? कौन बहादुर बताएगा अपना? जल्द से बताओ, मैं कमेंट्स देख रहा हूं, बताइए। इनकी राजधानी तक्षशिला, 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 राजधानी तक्षशिला। इस वंश का महान शासक कौन हुआ साहब? महान शासक, इस वंश का महान शासक एंटियोलकीड्स, इस वंश का महान शासक एंटियोलकीड्स हुआ। अब यहां पर देखिए क्वेश्चंस कैसे बनेगा। जिन विद्यार्थियों को लगता है ना कि अपने को नहीं पढ़ना है, नहीं इंपॉर्टेंट है, तो बेटा वो तोते की तरह शकल बना करके आएंगे। अभी देखो यहां से कैसे क्वेश्चंस बन रहा है। यूक्रेटाइडिस वंश, इस वंश का महान शासक एंटियोलकीड्स था। कहा जाता है कि एंटियोलकीड्स ने, ठीक है, एंटियोलकीड्स ने शुंग वंश के एक शासक हुए थे भागभद्र। आपको याद होगा शुंग वंश का एक शासक हुआ था भागभद्र। उसके दरबार में या उसके शासनकाल के दौरान एंटियोलकीड्स ने हेलियोडोरस नामक एक राजदूत भेजा था विदिशा में। याद आ रहा है कि नहीं? तो आप यहां पर देखेंगे कि इसने विदिशा में हेलियोडोरस नामक राजदूत भेजा, और यह विदिशा के बेस नगर में पहुंचा, बेस नगर, और यहीं पर इसने एक गरुड़ स्तंभ स्थापित करवाया। गरुड़ स्तंभ स्थापित करवाया। आप सबको याद है कि नहीं? कितने लोगों को याद है? गरुड़ स्तंभ स्थापित करवाया, और जिस पर वासुदेव के नाम का अंकन किया, जिस पर वासुदेव के नाम का अंकन। तो यहां पर आप इस चीज को देखेंगे कि एंटियोलकीड्स का जो राजदूत था हेलियोडोरस, वह पहुंचता है विदिशा में, और किसके शासनकाल में भाई? यहीं पर मैं लिख देता हूं, उस समय शासनकाल था भागभद्र का। किस वंश का था भाई? शुंग वंश का था, शुंग वंश का था। जल्दी टेस्ट लेने वाला हूं। तो शुंग वंश का शासक भागभद्र था, जिसके शासनकाल के दौरान हेलियोडोरस नामक राजदूत विदिशा में पहुंचता है और विदिशा के वेश नगर में एक गरुड़ स्तंभ स्थापित करवाता है और उसके ऊपर वासुदेव के नाम का अंकन करता है। इससे इस बात की जानकारी मिलती है कि कहीं न कहीं वहां पर जो है भागवत धर्म अपनी प्रमुखता पर था, और हेलियोडोरस जो है वह भागवत धर्म को अपना लेता है, भागवत धर्म को स्वीकार कर लेता है, भागवत धर्म को स्वीकार किया।
तो यहां पर आप देखेंगे ये हिंद एवन जो शासक थे, इनसे ये महत्वपूर्ण बातें जो शासन सत्ता के अंतर्गत देखने को मिली। अब प्रश्न जो बनता है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और भी इंपॉर्टेंट है, कि जो हिंद एवन शासक थे उनका भारत में शासन, भारत पर आक्रमण, इससे भारत के लोगों को, यहाँ की व्यवस्था को किस तरह से लोगों ने प्रभावित किया और किस तरह से यहाँ से लोगों से ये प्रभावित हुए। तो ये भी कई बार ये क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में बनता है। चलिए यूनानी प्रभाव की बात करते हैं। हिंद यूनानी प्रभाव, हिंद यूनानी हिंद यूनानी प्रभाव। देखिए हिंद यूनानी प्रभाव में दो तीन बातें आप यहां पर देखेंगे। एक तो मैं लिख देता हूं कि भारतीयों पर प्रभाव, भारतीयों पर प्रभाव और यवनों पर प्रभाव। दूसरा यवनों पर प्रभाव। तो एक तरफ भारतीयों पर प्रभाव और दूसरा यवनों पर प्रभाव आपको यहां पर देखना है। चलिए भारतीयों पर प्रभाव में पहला पॉइंट आप यहां पर पॉइंट आउट करिए। देखिए ज्योतिष के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में यूनानी जो थे ना वो बहुत मजबूत थे। तो पहले मैं लिखता हूं कि भारत में दिन का विभाजन, दिन का विभाजन 7 दिन में होता है, मतलब पूरे सप्ताह का विभाजन 7 दिन में। यह यवनों से सीखा, यवनों से सीखा। दूसरा नक्षत्रों को देखकर भविष्य बताने की बात, नक्षत्रों को देखकर भविष्य बताने की, बताने की बात, यह भी भारतीय यवनों से सीखे, भारतीय यवनों से सीखे। इसके अलावा सिक्के जो है, सिक्कों पर, ठीक है, आप देखेंगे कि राजा और दूसरी तरफ देवताओं के चित्रों का अंकन, यह भी यवनों से सीखा। सिक्कों पर एक तरफ राजा तथा दूसरी तरफ देवता का अंकन, यह भी यवनों से सीखा। ठीक है, तो आप यहां पर देखेंगे ये महत्वपूर्ण चीजें। दूसरा आप देखेंगे हिंद यवन प्रभाव में एक और महत्वपूर्ण है जो मैं आपको यहां पर बताना चाह रहा हूं, हिंद यवन कला। हिंद यवन कला यानी कि जिसमें विशेष करके भारत के लोग और यवन के लोग दोनों का सम्मिश्रण देखने को मिला, जिसे हम लोग कहते हैं हेलेनिस्टिक कला। इसे हेलेनिस्टिक, हेलेनिस्टिक कला, और इसी कला को आगे चलकर के गांधार कला के रूप में भी जाना जाता है। गांधार कला, जिसका चरमोत्कर्ष काल कब देखा गया, जिसका चरमोत्कर्ष काल कौन बताएगा, कुषाण वंशीय शासक कनिष्क के समय में, कुषाण वंश के शासक कनिष्क के समय में जिसका चरमोत्कर्ष काल देखा गया। तो यहां पर आप देखेंगे नक्षत्र ज्ञान जो हमें जानकारी प्राप्त होती है यूनानियों से हुई। भारत में दिनों का जो विभाजन 7 दिन में होता है वो भी यवनों से सीखा भारतीयों ने। नक्षत्र को देखकर भविष्य बताने की बात, ये भी आप देखेंगे कि भारतीयों ने यवनों से सीखा। सिक्कों पर एक तरफ राजा का, दूसरी तरफ देवता का अंकन, ये भी सीखा। सोने के सिक्के आप देखेंगे यवनों ने जारी किए, सोने के सिक्के यवनों ने जारी किए। तो ये सब आप देखेंगे कि ये महत्वपूर्ण रहा। भारत में अब भारत के लोगों का यवनों पर क्या प्रभाव पड़ा भाई, तो धर्म और दर्शन, धर्म प्लस दर्शन। तो धर्म और दर्शन के क्षेत्र में जो यमन लोग हैं वह भारतीयों के ऋणी हैं। धर्म की अगर हम बात करें तो आपको पता है यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो मिनांडर है वो क्या बन जाता है,
बौद्ध विश्व बन जाता है। कौन? मिनांडर। प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? इसके बाद हेलियोडोरस। हेलियोडोरस ये भागवत धर्म को अपना लेता है, भागवत धर्म को। और दर्शन की बात करें तो आप देखेंगे योग दर्शन वगैरह, आप देखेंगे योग वगैरह, इन सब का बड़ा प्रभाव पड़ा और यौन सब लोग योग सीख करके जाते हैं और अपने देश में योग फैलाते हैं। तो इस तरह से ये परीक्षा यूपीएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और विशेष करके स्टेट पीसीएस और पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तर प्रदेश और भी जो भी स्टेट हैं उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों को यहां पर आप देख सकते हैं। तो काफी कुछ इंपॉर्टेंट है और आई होप कि आप लोगों ने जो है हिंद एवं आक्रमणकारियों से मतलब इनका जो भारत पर आक्रमण हुआ इनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उस पर आप लोगों ने जो है यहां पर इस चीज को देखा और विस्तार से बात की हम लोग। ठीक है, अब हम बात करेंगे भारत पर यवनों के बाद शक आक्रमण की। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए यात्रा करते हैं शक आक्रमण की। जल्दबाजी तो नहीं है ना? घबरा तो नहीं रहे हैं कि सर बहुत ज्यादा पढ़ा दिए? ऐसा कुछ भी नहीं है। एकदम सहजता और सरलता के साथ हमारे विद्यार्थी नोट्स बनाते रहेंगे। हाँ, एक बात मैं और आपको बता दूं कि जो लोग सिर्फ सामान्य रूप से बैठ करके शिक्षा ले रहे हैं तो ध्यान रखना, शिक्षा लेना ठीक है लेकिन उसके बदले में एडमिशन प्रोसेस को भी पूरा करना होता है। तो इस प्रक्रिया में चूकिए नहीं, मात्र 999 रुपये फीस है। उसके बाद दोबारा कोई ऐसा बैच नहीं आएगा और अभी जो लोग जुड़े हुए हैं वो निश्चित रूप से लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं भारत पर शक आक्रमण की। तो शक शासक, यहां पर आप देखिए किसका फोटो लग गया है, कोई शक शासक ही है। बहुत बढ़िया। चलिए शकों के आक्रमण की, बहुत अधिक कॉम्प्लिकेटेड हम लोग क्लास को नहीं बनाएंगे। शकों की कुल 5 शाखाएं। कहा जाता है कि शक लोग जो है मध्य एशिया में थे और एक कबीलाई जीवन जी रहे थे। आगे चल करके वहां से जब इनका एक तरीके से विस्तार होता है, फैलाव होता है, तो ये 5 शाखाओं में निकलते हैं। तो पहली बात, शकों की कुल 5 शाखाएं थी, ये आप याद रखिए। शकों की कुल 5 शाखाएं भारत में आई। ठीक है, या कुछ लोगों ने कहा कि 2 शाखाएं आई, उनमें से 2-2 करके 4 हो गई। खैर इसमें हमें नहीं पढ़ना है। शकों की कुल 5 शाखाएं थी, जिनमें से आप देखेंगे कि 4 शाखाएं भारत में प्रवेश कर गई और 1 शाखा अफगानिस्तान में, ऐसा माना जाता है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, कि 1 शाखा अफगानिस्तान, शेष 4 भारत में। ठीक है, तो आप यहां पर इस चीज को देखेंगे। ठीक है, और भारत के जो शक राजा थे अपने आप को क्षत्रप कहते थे। यह भी सबसे बड़ी बात है, ध्यान दीजिएगा। शक राजा अपने आप को क्षत्रप कहते थे, ये भी ध्यान देना। तो अब इनका हुआ क्या कि इनकी 4 शाखाएं हिंदुस्तान में आती हैं। तो कैसे समझना मैं आपको बता दूं, यहां पर आप समझिए। ये भारत का मैप, आपको यहां पर थोड़ा सा गंभीरता से समझना होगा। हुआ क्या कि शक लोग चलते हैं, आप देख रहे हैं, एकदम पूरा धारदार तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। इनकी 1 शाखा या यहां पर आती है। मैं बता रहा हूं कि इनको 2 पार्ट में ऐसे बांट करके देखिए। एक तो होता है उत्तरी क्षत्रप, तो यहां पर आएंगे, ये हैं आपके उत्तरी क्षत्रप। ठीक है, और एक होते हैं पश्चिमी क्षत्रप। पश्चिमी
छत्रप। उत्तरी छत्रप में दो पार्ट बनता है, यानी कि ये दो भाग में बनेंगे, ठीक है। तो उत्तरी छत्रप दो पार्ट हो जाएगा, जिनमें तक्षशिला और मथुरा, यानी कि एक आएगा तक्षशिला में और दूसरा मथुरा में, ठीक है। और पश्चिमी छत्रप जो है यहां पर, इनके भी दो पार्ट हो जाएंगे। यहां पर मैं बता दूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको समझने में, ठीक है। एक बनाएगा उज्जैन को केंद्र और एक बनाएगा नासिक को केंद्र। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो शकों का आक्रमण हुआ, उन शकों की एक शाखा तो अफगानिस्तान में रुक गई, एक शाखा तो यहीं पर रुक जाती है, और इसके बाद फिर चार शाखा जो है वह भारतीय सीमा में प्रवेश कर जाती है। तो उसको, उन चार शाखाओं को हम दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। एक तो बोल देते हैं उत्तरी क्षत्रप। उत्तरी क्षत्रप में दो थे, एक तक्षशिला में शासन कर रहे थे अपनी राजधानी बना करके, एक मथुरा को राजधानी बना करके शासन किए। और पश्चिमी क्षत्रप में इसमें भी दो थे, एक उज्जैन को अपनी राजधानी बनाकर शासन किए और एक नासिक को अपनी राजधानी बनाकर शासन किए। इसीलिए कई बार परेशानी लोगों के बीच में हो जाती है कि आखिर में ये शक तक्षशिला में कैसे पहुंचे, मथुरा के कहां थे, उज्जैन में कभी शकों को देख लेते हैं, कभी नासिक में देख लेते हैं। तो इसका मतलब यही है कि आप देखेंगे पहले उनको अलग से उत्तरी क्षत्रप और पश्चिमी क्षत्रप में विभाजित करिए। उत्तरी क्षत्रप में तक्षशिला के क्षत्रप और मथुरा के क्षत्रप, पश्चिमी क्षत्रप में उज्जैन के क्षत्रप और नासिक के क्षत्रप। तो यहां पर आप इस चीज को आप समझेंगे, तब आप पूरे इस टॉपिक को समझ आपको आएगा। तो चलिए आप इजाजत दें तो हम इसको विस्तार से परिचर्चा करें। तो सबसे पहले हम लोग उत्तरी क्षत्रप की बात करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग पश्चिमी क्षत्रप के बारे में बात करेंगे। चलिए, तो उत्तरी क्षत्रप, उत्तरी क्षत्रप। तो उत्तरी क्षत्रप में साहब दो हैं, एक तो तक्षशिला के क्षत्रप है, तक्षशिला के, और दूसरे जो हैं वह मथुरा के क्षत्रप हैं, मथुरा के। तक्षशिला में अगर देखा जाए तो प्रथम शासक कौन था, पॉइंट आउट करिए। तक्षशिला के क्षत्रप में प्रथम शासक माउस, माउस का मतलब माउस, माउस का मतलब माउस, ठीक है। और अन्य शासक के बारे में अगर हम बात करें, अन्य शासक, तो अन्य शासक में एजेज, और एक और नाम मिलता है एजेलिसिस, एजेलिसिस या एजेलिसिस। तो ये दो नाम हैं। वैसे तक्षशिला के इन क्षत्रपों से कोई क्वेश्चन आपकी परीक्षा में नहीं बनता है। मथुरा के क्षत्रप की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि जो मथुरा के क्षत्रप हैं, थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल में आप इस बात को सुन लीजिएगा। कहा जाता है कि तकरीबन मथुरा के जो क्षत्रप थे पहले मालवा में शासन करते थे। पहले कहां में थे? मालवा, मालवा यानी कि उज्जैन के आसपास का जो क्षेत्र है। तो कहा जाता है कि उज्जैन में एक राजा शासन करते थे मालवा में, जिनका नाम विक्रमादित्य था, ऐसा माना जाता है। वो विक्रमादित्य द्वितीय नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य नहीं, ये भी विक्रमादित्य थे, ठीक है। ये मालवा में शासन करते थे और इन्होंने, इन विक्रमादित्य ने मालवा में रहने वाले शकों को पराजित कर दिया और खदेड़ दिया। यही शक भाग करके मथुरा में आ गए। कहा जाता है कि विक्रमादित्य ने जब शकों को पराजित किया था, मालवा के विक्रमादित्य ने, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य नहीं, मालवा के विक्रमादित्य ने, जब मालवा के विक्रमादित्य ने तकरीबन 57 ईसा पूर्व में, 57 ईसा पूर्व में शकों को पराजित किया और ये मथुरा खदेड़ दिया गया, उसी समय इन्होंने एक सम्मत चलाया था। क्या नाम था भाई? मालव सम्मत, मालव सम्मत। और इसी को विक्रम सम्मत भी कहा जाता है, विक्रम सम्मत भी कहा जाता है, जिसकी शुरुआत 57 ईसा पूर्व से मानी जाती है और क्लास में हमने डिटेल में बताया था। चलो एक आंसर बताओ कि वर्तमान में विक्रम सम्मत कितना चल रहा होगा। अगर आज वर्तमान में आपका 2021 चल रहा है तो विक्रम सम्मत कितना चल रहा होगा? कौन बताएगा? 57 जोड़ देंगे इसमें, 2078।
हमने खूब डिटेल में बताया है। तो यहां पर इस चीज को आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो उत्तरी क्षत्रप जो थे उनसे कोई विशेष क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन जो पश्चिमी क्षत्रप थे, यहां पर आप देख रहे हैं ये जो पश्चिमी क्षत्रप थे विशेष करके उज्जैन के और नासिक के, इनसे प्रश्न परीक्षा में बनता है। तो चलिए पश्चिमी क्षत्रप के पास चलते हैं। थक तो नहीं गए ना हमारे विद्यार्थी? एकदम तुरंत मुझे बताएंगे। किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत तुरंत मुझे बताए, मैसेज कर दे। मैं फिर कह रहा हूं क्लास रिकॉर्डेड आपको जरूर है, बट ये लाइव हो रहा है और मैं इस समय आपका चैट रीड करूंगा, मैं जवाब दूंगा बैठ करके। तो इस चीज को आपको विशेष में ध्यान देना है। चलिए हम लोग चलते हैं पश्चिमी क्षत्रप की तरफ। पश्चिमी क्षत्रप, पश्चिमी क्षत्रप। चलिए पश्चिमी क्षत्रप में एक तरफ नासिक और एक तरफ उज्जैन, ठीक है। नासिक के जो क्षत्रप थे अपने आप को क्षहराज क्षत्रप कहते थे। क्या कहते थे? क्षहराज क्षत्रप कहते थे अपने आप को, ठीक है। और यहां का प्रमुख शासक, वैसे आप देखेंगे कि जो पहला शासक हुआ उस पर मतभेद है, लेकिन पहला शासक यहां पर भूमक को माना जाता है, भूमक को। लेकिन प्रमुख शासक की बात करें, प्रमुख शासक की बात करें तो नहपान, याद आ गया? नहपान, नहपान प्रमुख शासक था भाई। नहपान कौन था? प्रमुख शासक। अब याद आ गया? नहपान को किसने पराजित किया और पराजित करके छोटा कर दिया, यानी कि डिग्री बदल दी, यानी कि मार डाला। चलिए कमेंट में फटाफट लिख के बताइए, तो कमेंट में लिख करके बताइए नहपान को किसने पराजित करके मार डाला था। लेकिन नहपान को सातवाहन वंश का शासक पराजित करके मार डाले, उसका नाम आप लिखिए। उससे पहले भाई नहपान के बारे में कुछ कहना भी तो जरूरी है, प्रमुख शासक के रूप में बन करके आए भाई। तो यह 119 ईस्वी से लेकर के 124 ईस्वी तक शासन किए, पहला पॉइंट। 119 ईस्वी से लेकर के 124 ईस्वी तक इनका शासन रहा है, पहला पॉइंट। यहां पर इनकी विजय के बारे में अगर हम बात करें तो लिख लीजिए काठियावाड़, काठियावाड़। इसके अलावा दक्षिणी गुजरात और भी कहीं पर हो साहब। हां, पश्चिमी मालवा भी इनका है, पश्चिमी मालवा। इसके बाद पूना आसपास के क्षेत्रों में, ठीक है। और इनकी राजधानी की अगर हम बात करें, नहपान की राजधानी की बात करें तो जरा राजधानी भी आप देख लीजिए। इनकी राजधानी थी मिननगर। मिननगर कहां है आप जरा बताएंगे? ऐसा कहा जाता है कि भड़ौच और उज्जैन के बीच में है, भड़ौच और उज्जैन के बीच में, ठीक है। तो नहपान ने मिननगर को भी राजधानी बनाया, और यानी कि भड़ौच और उज्जैन के बीच के क्षेत्र को, और इसने काठियावाड़, दक्षिणी गुजरात, पश्चिमी मालवा, पूना, उत्तरी कोंकण, इन सब पर अपना अधिकार कर लिया। लेकिन सातवाहन वंश का शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी ने इन्हें पराजित कर मार डाला। क्या कर दिया? मार डाला। किसने मार डाला रे भाई? मार डाला सातकर्णी ने। तो चलिए, तो नहपान को बहुत अधिक अब महान नहीं बनाना है, तुरंत आइए इनको छोटा करिए। तो ये रहा गौतमी पुत्र सातकर्णी ने पराजित कर मार डाला। अब गाना नहीं गाना है, भाव है, ऐसे आ जाता है। तो यहां पर आप इस चीज को देखेंगे। अब चलिए चलते हैं हम लोग उज्जैन वाले क्षत्रप के पास। तो चलिए अगले पेज पर चलते हैं, वहां से थोड़ा सा आसान रहेगा। उज्जैन में कौन से थे भाई? क्या कलाकारी थी? उज्जैन में देखेंगे, कहा जाता है कि प्रथम स्वतंत्र शासक, यहां पर पहला स्वतंत्र शासक चेस्टन था। तो लिखिए प्रथम स्वतंत्र शासक
चेस्टन, चेस्टन। किंतु महान शासक, महान शासक कौन बताएगा? महान शासक रुद्रदामन, रुद्रदामन, रुद्रदामन। ठीक है, 130 बीसी से 150 जो है, सॉरी, एडी से 150 एडी तक। तो आप यहां पर देखेंगे रुद्रदामन जो है इस वंश का, यानी कि इस क्षेत्र का सबसे महान शासक हुआ। रुद्रदामन का एक अभिलेख है, कौन मुझे बताएगा भाई? रुद्रदामन का एक अभिलेख है, एक इंस्क्रिप्शन है, कौन बादशाह बताएगा? अभिलेख जिसका नाम है जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि पहला अभिलेख है जो संस्कृत में लिखा गया, पहला सबसे बड़ा अभिलेखी साक्ष्य, संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेखी साक्ष्य। पहले लिख देते हैं, संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेखी साक्ष्य। दूसरा, रुद्रदामन के बारे में जो भी जानकारी हमें प्राप्त होती है जो है इसके जूनागढ़ अभिलेख से ही प्राप्त होती है। कहा जाता है कि ये प्रकांड व्याकरणाचार्य था, राजनीतिज्ञ था और महान पंडित था। तो क्या था भाई? ये महान पंडित, व्याकरण का ज्ञाता, संस्कृत का जानकार, सबका जानकार था, सबका जानकार। कहा जाता है कि इसने जो है जो सुदर्शन झील था, सुदर्शन तड़ाक, उसके बारे में आपसे डिटेल में बात करूंगा अभी विविध प्रश्नों में, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बनवाया गया था। तो सुदर्शन झील का इसने जीर्णोद्धार करवाया था। तो इसके बारे में कहा जाता था कि इसका एक राज्यपाल हुआ था। ठीक है, कहा जाता है कि इसका जो राज्यपाल था, राज्यपाल, उसका नाम था जी सुबिशाख, सुबिशाख। तो आप देखेंगे सुबिशाख ने सुदर्शन झील का, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। दरअसल चंद्रगुप्त मौर्य के समय में उनका जो गवर्नर था उस समय जूनागढ़ का, शायद पुष्य करके था, पुष्य मित्र या पुष्यभूत ऐसे कुछ करके था, पुष्यमित्र शुंग नहीं, कुछ ऐसे ही नाम था। उसके समय में सुदर्शन तड़ाक का निर्माण कराया गया था। फिर इसके बाद अशोक के शासनकाल में तुषास्प वहाँ का गवर्नर था, जो कि यवन था, और अशोक के ही जो है शासनकाल के दौरान आप देखेंगे तो शायद वहाँ पर उसने जीर्णोद्धार करवाया या फिर निर्माण की प्रक्रिया हुई। लेकिन उस पर हम डिटेल में बात करेंगे, अभी बहुत ज़्यादा हम विस्तार से बात नहीं कर सकते जब तक एग्जैक्ट चीज़ें ना हो। लेकिन रुद्रदामन के समय में इसका अपना एक राज्यपाल होता है वहाँ का सुबिशाख, जिसने जो है सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। तो ये आपको यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा और ये बहुत महत्वपूर्ण है और आपके क्लास में ये क्वेश्चंस भी बनते हैं। कहा जाता है कि इस वंश का, अच्छा एक चीज़ और है, ये जो रुद्रदामन है कहाँ है भाई? रुद्रदामन यहाँ है। इसने शक शासक को पराजित किया था 2 बार, शक शासक को पराजित किया था। अब किस शक शासक को पराजित किया था आप मुझे कमेंट में लिख करके बताएंगे। शक शासक को पराजित किया था। ओफो, क्या गलत जा रहा है भाई, शक शासक को नहीं, इसने जो है सातवाहन शासक को, सातवाहन शासक को पराजित किया था। और किस सातवाहन शासक को पराजित किया था ये मुझे आप लिख करके बताएंगे कमेंट में कि कौन सा सातवाहन शासक था। उसको 2 बार पराजित किया, लेकिन जान से नहीं मारता है क्योंकि उसके भाई से इसकी पुत्री का विवाह हुआ था। तो 2 बार उनको पराजित किया था, आप मुझे बताएंगे। इस वंश का अंतिम शासक कौन था भाई? तो इस वंश का अंतिम शासक, अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय।
ये लोग भारतीय नाम रखते थे, रुद्र सिंह तृतीय। और रुद्र सिंह तृतीय को किसने पराजित किया? इनको चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने पराजित किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया। और कौन सी उपाधि धारण की थी भाई? विक्रमादित्य। आफ्टर विक्ट्री ओवर शक, चंद्रगुप्त टू टेक टाइटल विक्रमादित्य एंड इस्टेब्लिश आयरन पिलर मेहरौली इन दिल्ली। तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यहीं पर आप देखेंगे कि इसी शक राजा को पराजित किया था। कहा जाता है कि यही शक शासक संभवतः जो है वह गुप्तों के साम्राज्य को घेर लिया था, ऐसा माना जाता है। और रामगुप्त हथियार डाल देता है, जो चंद्रगुप्त का बड़ा भाई होता है। और अंततः चंद्रगुप्त जो है, क्योंकि रामगुप्त के सामने प्रस्ताव रखा था शकों ने कि अगर आप अपनी पत्नी ध्रुव देवी को हमारे शिविर में भेज दें तो हम आपके राज्य को छोड़ देंगे। लेकिन अब ये बात बुरी लगी चंद्रगुप्त द्वितीय को, और वहां पर जाकर के हत्या होती है इस शक शासक की। अब यहां पर प्रश्न बनता है कि संभवतः यही शक शासक था, एक कोई और था, बट ऐसा मान लिया जाता है। और इसको पराजित करने के बाद इसके क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। इसी के बाद जो है आप देखेंगे कि विक्रमादित्य ने एक सिक्का जारी किया, जो कई बार पूछा जाता है। सिक्का जारी किया और वह सिक्का था व्याघ्र शैली का सिक्का। ठीक है, तो ये कई बार पूछा जाता है कि विक्रमादित्य ने मारकर इनको भगाया और व्याघ्र शैली का सिक्का जारी किया। तो कई बार ये प्रश्न आपकी परीक्षा में बनता है, जिसको आपको जानना है। अब हम बात करेंगे पार्थियाई यानी कि पहलव की। हमारे विद्यार्थी थक जाते हैं क्लास लेते हुए, लेकिन मैं इस बात को मानता हूं जोश उनका कम नहीं होता है। मतलब जोश तो कहीं पर भी कम नहीं होना है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? कमेंट में अपनी बात लिखते रहिएगा भाई, इस बात को ध्यान देना है। चलिए तो पार्थी यानी कि पहलव के बारे में भी बात कर लें। ये मध्य एशिया में ईरान से आए थे, तो थोड़ा सा इनके बारे में लिख लें कि मध्य एशिया में ईरान से पहला। दूसरा, भारत में पार्थियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मिथ्रेडेटस प्रथम का नाम लिया जाता है। तो आप यहां पर इस पॉइंट को लिख लीजिएगा। भारत में पार्थियन। अच्छा, इन्हीं जो पहलव है ना, मैं थोड़ा भूल गया, इन्हीं पहलव को पार्थियन कहा जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। तो भारत में पार्थियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मिथ्रेडेट्स प्रथम को कहा जाता है। आपको बस नाम याद रख लेना है, कुछ पूछा नहीं जाएगा यहां से। ठीक है, प्रसिद्ध शासक कौन था, इसको ध्यान दीजिएगा जरूर। प्रसिद्ध शासक कौन था ये ध्यान देना है, बाकी और कुछ भी नहीं। प्रसिद्ध शासक नाम लेते भी आपको समझ में आ जाएगा। गोंडो फर्निस ये प्रसिद्ध शासक था, और तकरीबन 20 से 41 ईस्वी के आसपास इनका शासन रहा है। इनके समय में राजधानी तक्षशिला थी। राजधानी कहां थी भाई? राजधानी तक्षशिला। तो इसको पॉइंट आउट कर लीजिएगा। सबसे प्रसिद्ध बात यहां पर यह है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इनके समय में एक ईसाई धर्म के प्रचार करने वाले प्रचार प्रसारक के रूप में सेंट थॉमस का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इनको संत थॉमस के नाम से जाना जाता है। तो इनके शासनकाल के दौरान सेंट थॉमस का भारत आना हुआ, और सेंट थॉमस जब भारत आए तो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किए, लेकिन जब वो दक्षिण भारत की तरफ बढ़े तो वहीं पर उनकी हत्या कर दी गई। तो कई बार यह प्रश्न आता है कि प्रथम सदी ईस्वी में किस संत का भारत में आगमन हुआ? तो सेंट थॉमस का। और किसके शासनकाल के दौरान? तो गोंडो फर्निस के शासनकाल के दौरान। तो महत्वपूर्ण बात इनके समय में आप लिखिएगा, महत्वपूर्ण बात कि ईसाई संत सेंट थॉमस
भारत आया। ठीक है, और सेंट थॉमस की हत्या कहां हुई थी भाई? इनकी हत्या दक्षिण में हुई थी, दक्षिण के तमिलनाडु में हत्या, तो यहीं पर लिख दीजिए कहीं पर। तो इस तरह से भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार पहली सदी में प्रारंभ हुआ। तो यहां पर आप सभी विद्यार्थियों ने इन सब चीजों को देखा। जो भी स्टूडेंट्स हमारे कक्षा कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, जिस किसी भी विद्यार्थी को क्लास हमारी सहजता और सरलता के साथ समझ में आती है, जो कोई भी विद्यार्थी ऑनलाइन क्लास को ऑफलाइन क्लास की तरफ फील करना चाहता है, वह आज ही जुड़े, इंतजार ना करे और बेहतर करने का प्रयास करें। आप मुझे 8011004590 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी प्रक्रिया फीस मात्र 999 रुपये, संपूर्ण इतिहास आपके बीच में रखा जाएगा। आशा करते हैं हमारे विद्यार्थियों को आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर क्लास आपको समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट लिखें, और वे विद्यार्थी जो हमारे कक्षा कार्यक्रम का हिस्सा हैं, जिन्होंने एडमिशन लिया है, उनकी अपनी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने अपने कमेंट को लिखें। अगर अच्छा फील करते हैं तो भी और बुरा फील करते हैं तो भी। तो इन सब चीज़ों को आपको करना होगा, और ताकि हम लोग और बेहतर करें। आप पर्सनल नंबर पर हमें अपना सुझाव भी दे सकते हैं, और किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी टेक्निकल टीम आपसे संपर्क कर लेगी, कोई भी दिक्कत हो, और वहाँ पर भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे ज़रूर बात कर सकते हैं। तो आज की क्लास इतने ही, जल्दी मुलाकात करेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स, विश्वास करने के लिए, ट्रस्ट करने के लिए वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। शशांक IAS आप सभी का स्वागत करता है और धन्यवाद करता है। थैंक यू वेरी मच।